नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो ईरान और इजराइल का संघर्ष अब दुनिया के दूसरे देशों को, खासतौर से खाड़ी के देशों को, यूरोप के देशों को, भारत जैसे, चीन जैसे एशियाई देशों को भी अपने लपेटे में ले रहा है। ईरान की संसद ने ये प्रस्ताव पारित कर दिया है देश हित के अंदर कि वो स्ट्रीट ऑफ हरमूज हरमूज की खाड़ी जल डमरू मध्य को बंद कर रहा है। अब इसको जो ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें मंजूरी मिलने की बात कही जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हरमूज है वहाँ पर सी माइंस बिछाने का फैसला किया है। जैसे बारूदी सुरंगें होती हैं, लैंड माइंस होती हैं जो खेतों में बिछाई जाती हैं, ऐसे पानी के अंदर जो माइंस बिछाई जाती हैं वो सी माइंस कहलाती हैं कि कोई भी समुद्री जहाज़ वहाँ से गुजरेगा और सी माइन से टकराएगा तो उसको भारी नुकसान होगा। और ये जो स्ट्रीट ऑफ हरमूज़ है ये बड़ा संकरा सा समुद्री रास्ता है। 33 किलोमीटर इसकी एक जगह सिर्फ चौड़ाई है जिस पर ईरान का के तहत ये चीज़ आती है और ये बहुत नुकसान पहुंचा सकती है आर्थिक रूप से भारत को, एशियाई के देशों को, चीन को, खाड़ी देशों को भारी नुकसान हो सकता है। इस बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले इसको लेकर दो खबरें और हैं। इजराइल ने बुशर शहर जो है ईरान का, उस पर बहुत भारी हमला किया है। मैसिव एक्सप्लोजन्स की खबर आ रही है। यहाँ पर ईरान का एटॉमिक पावर प्लांट है और जहाँ पर पुतिन के, रूस के 150 से लेकर 200 साइंटिस्ट काम करते हैं। पुतिन अमेरिका को वैसे ही चेतावनी दे चुका है, इजराइल को चेतावनी दे चुका है कि अगर वहाँ के एटॉमिक पावर प्लांट पर हमला किया तो चेरनोबिल जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी और फिर उनके वैज्ञानिक मारे गए तो पुतिन फिर चुप बैठने वाले नहीं हैं। तो उधर ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उनकी मुलाकात का दौर, बातचीत का दौर पुतिन से शुरू हो चुका है और पुतिन इसके बाद क्या फैसला करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उन्होंने चीन के अपने काउंटर पार्ट से बात की है और कहा है कि आप ईरान को समझाइए कि जल डमरू मध्य को वो इस तरह खत्म बंद नहीं करे। इससे तेल की आवाजाही पर दुनिया भर में असर होगा, तेल के दाम बढ़ेंगे। भारत पर कितना असर होगा कि भारत देखिए, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ईरान, ओमान, इराक से तेल मंगाता है। इराक से 21% तेल मंगाता है और दूसरे देशों से भी तेल मंगाता है, तो सप्लाई पर असर पड़ेगा। भारत में जितना तेल आता है उस क्रूड ऑयल उसका 54% खाड़ी देशों से आता है, बाकी थोड़ा नाइजीरिया से, थोड़ा यूएसए से आता है। 40% भारत को जो रेमिटेंस के रूप में, जो भारत के लोग जो बाहर नौकरियां कर रहे हैं और वो अपनी कमाई बचाकर भारत बेचते हैं डॉलर के रूप में, उससे भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में जो बढ़ोतरी होती है उसमें 40% हिस्सेदारी खाड़ी देशों में भारत के जो 90 लाख लोग रह रहे हैं उसके ज़रिए होती है। 170 बिलियन डॉलर का व्यापार खाड़ी देशों के साथ भारत एक साल में करता है और अगर क्रूड ऑयल के दाम $10 प्रति बैरल बढ़ गए तो इसका मतलब होगा हर महीने भारत को $1 बिलियन, 100 करोड़ डॉलर अतिरिक्त तेल की आपूर्ति में खर्च करने पड़ेंगे। स्वाभाविक है, इससे डीजल और पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा होगा। डीजल अभी भी 90-92 रुपये है, पेट्रोल मोटे तौर पर 100 रुपये के आसपास है। डीजल के दाम बढ़ते हैं तो माल ढुलाई बढ़ती है, परिवहन यानी आवाजाही का खर्च बढ़ जाता है और उसके बाद फिर महंगाई आम आदमी को ही झेलनी पड़ती है। भारत सरकार बड़ी मुश्किल से महंगाई दर को 5% से नीचे लेकर आई है, 5% से नीचे लेकर आई है। ये महंगाई दर बढ़ी तो आम नागरिकों को खामियाजा उठाना पड़ेगा। रिज़र्व बैंक जो ब्याज दरों में कटौती की दिशा में आगे भी सोच रहा था, वो फिर रिज़र्व बैंक ब्याज दरों में कटौती नहीं कर पाएगा। लोगों की ईएमआई बढ़ जाएगी और रेमिटेंस आना बंद होगा, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आएगी तो भारत को आयात करने में भी समस्याएं आ सकती हैं। ये लॉन्ग टर्म है, लेकिन कुल मिलाकर खाड़ी के देशों का 20 मिलियन बैरल जो क्रूड ऑयल है इसी जल डमरू मध्य से पास होता है रोज़। तो इससे 20% दुनिया का क्रूड ऑयल की आवाजाही इस क्षेत्र से होती है। ये जल डमरू मध्य जो है अरब सागर को फारस की खाड़ी से जोड़ता है। अब मार्को रूबियो ने एक तरह से
चेतावनी भी दी है चीन के माध्यम से ईरान को कि आप आर्थिक खुदकशी की दिशा में बढ़ रहे हैं। और यूरोपीय देशों को, खाड़ी देशों को, भारत और चीन जैसे देशों को आर्थिक संकट का और ज़्यादा सामना करना पड़ सकता है। मार्को रूबियो ने कहा है कि हमारे पास और भी तरीके हैं जलडमरू मध्य को खोलने के, लेकिन उन तरीकों का इस्तेमाल अमेरिका नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अमेरिका ने इन चीज़ों का इस्तेमाल किया, अपने मिसाइलों का, अपने हवाई जहाज़ों का, बमों का इस्तेमाल किया, तो ईरान भी मजबूर हो जाएगा खाड़ी देशों में जो अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं उन पर बमबारी करने के लिए। और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका पूरी तरह से इस युद्ध में उलझ जाएगा और इससे फिर भारी नुकसान होगा। दुनिया में अस्थिरता और बहुत सारी जगह सरकारें भी पलट सकती हैं, लोकतंत्र भी खतरे में पड़ सकता है। इसके बड़े दूरगामी इफ़ेक्ट होते हैं, यह आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब यह सवाल उठता है कि ईरान ऐसा कर क्यों रहा है। कुल मिलाकर ईरान एक तो अमेरिका के बहाने अमेरिका को एक सख्त चेतावनी दे रहा है जल डमरू मध्य को पर आवाजाही पर रोक लगाने के बहाने कि आप इज़राइल को समझाइए, हम तो सीज़ फायर करने के लिए पहले से तैयार थे, आप इज़राइल को समझाइए कि वो हमले करना बंद करें। तो अगर सीज़ फायर इज़राइल अपनी तरफ से शुरुआत करता है तो ईरान ये लालच दे रहा है अमेरिका को कि हम आपके साथ न्यूक्लियर डील पर बातचीत करने के लिए तैयार हो भी सकते हैं और होने की संभावना बढ़ जाएगी, और जो हरमुज़ की खाड़ी पर भी हम रोक नहीं लगाएंगे। ईरान इस बहाने खाड़ी देशों, ख़ास तौर से सऊदी अरब है, यूएई है, कुवैत है, जो कतर भी है, जो अमेरिका के अच्छे दोस्त भी माने जाते हैं, तो इन खाड़ी देशों पर इनडायरेक्ट रूप में दबाव डाल रहा है कि आप अमेरिका पर दबाव डालिए, कि अमेरिका नेतन्याहू पे दबाव डाले कि वो हमले करना बंद करे और सीज़ फायर के लिए सहमत हो जाए। ईरान इस बहाने यूएसए पर दबाव तो डाल ही रहा है, यूरोपीय देशों पर भी दबाव डाल रहा है, यूरोपियन यूनियन के देशों पर भी दबाव डाल रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल की सप्लाई अगर कम होती है या आगे जाकर बंद होती है तो यूरोपियन देशों को भी इसकी मार झेलनी पड़ सकती है। रूस को भी के निर्यात पर भी इसका कुछ फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। हर देश के पास भंडार होता है डीजल और पेट्रोल का, लेकिन ये बहुत सारे देशों में बहुत हुआ तो बहुत ज़्यादा हुआ तो महीना, 2 महीना, राशनिंग करके 3 महीना, कुछ देशों में तो 15 दिन से ज़्यादा का स्टॉक नहीं होता। तो ऐसे में लंबा युद्ध छिना और अगर छिड़ा तो फिर बड़ा इसका प्रभाव पड़ सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, एक बार जब सप्लाई चेन रुकती है तो सप्लाई चेन को नए सिरे से शुरू करने में भी वक्त लगता है, क्योंकि ये क्रूड ऑयल पहले आता है, रिफाइनरियों में जाता है, रिफाइनरियों में साफ़ होता है, फिर ये टैंकरों से डीजल और पेट्रोल के रूप में, केरोसिन के रूप में दूसरे देशों में या देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। उधर इजराइल ने जिस ढंग से हमले तेज़ किए हैं उसको लेकर भी कई सवाल अब नए सिरे से उठने शुरू हो गए हैं कि क्या ट्रंप अभी भी दोहरी नीति पर चल रहे हैं। ट्रंप क्या नेतन्याहू को अभी तक समझाने में कामयाब नहीं हुए हैं। जब नेतन्याहू के कहने पर ट्रंप ने भी 2 बम वर्षक विमानों का इस्तेमाल कर दिया, बंकर बस्टर बम गिरा दिए, ईरान के परमाणु सैन्य ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए, तो इसके बाद तो युद्ध खत्म हो जाना चाहिए, इसके बाद तो सीज़ फायर की स्थिति आ जानी चाहिए। और इसके लिए ट्रंप क्या जितना दबाव ईरान पर डाल रहा है उतना दबाव क्या नेतन्याहू पर नहीं डालने में कामयाब नहीं हो रहा है, या दोनों के बीच में मिलीजुली कोई नूरा कुश्ती चल रही है। क्या पुतिन को और शी जिनपिंग को खुलकर सामने आना पड़ेगा, और क्या ट्रंप को लगता है कि ये दोनों देश भी सामने खुलकर ईरान के साथ नहीं आएंगे, क्योंकि ये दोनों देश भी शायद चाहते हैं कि अमेरिका लड़ाई में उलझा रहे ईरान के साथ, ताकि यूक्रेन में पुतिन को और ताइवान और दक्षिण चीन सागर में चीन को खेलने का, सियासी चालें चलने का मौका मिल जाए। भारत की भूमिका, भारत की चुप्पी, भारत की खामोशी भी बड़े सवाल उठा रही है। मोदी जी एक विश्व गुरु के रूप में उभर सकते हैं, एक बहुत शानदार मौका है उनके पास, लेकिन खामोश हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आभारी रहूँगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।